हाँ जी। तो फिर पिछली बार हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पढ़ा था और अमेंडमेंट किस तरीके से किए जाए जा सकते हैं। तो इसमें हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी कि जो अमेंडमेंट है वो तीन तरीके से किया जाया जा सकता है। पहला सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, और जो तीसरा है वह है स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट से, और उसका रेटिफिकेशन हो हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर से। ये कुछ तरीके हैं जिसके ज़रिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। इसके जो भी प्रोसीजर है वो 368 आर्टिकल में मेंशन किए हुए हैं। हमने पहले भी बात कर ली थी इसके बारे में। और हाँ, इसके कुछ कुछ पॉइंट्स थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। स्पेशल मेजोरिटी के बारे में आर्टिकल 61 में लिखा है, और कुछ स्पेशल केस है उनके बारे में हमने ज़्यादा पढ़ना नहीं है। तो अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। हमने इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़े थे, पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था जो 1951 में हुआ था, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और फिर उसके बाद हमने फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1955 में हुआ था। फिर उसके बाद सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1956 में हुआ था। और फिर उसके बाद नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1960 में हुआ था। और 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961। और फिर उसके बाद 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961। फिर हमने उसके बाद किया था 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962। और फिर 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962, 17th जो कि 1964 में हुआ था, 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1966 में हुआ था, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 में, और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में। इसके बाद हमने 25वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा था जो कि 1971 में हुआ था, 26वां हुआ था 1971 में, 31st हुआ था 1973 में, 33rd हुआ था 1974 में, 35th हुआ था 1975 में। फिर उसके बाद हमने लास्ट पढ़ा था 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1975 में हुआ था। आज हम पढ़ते हैं 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1975 में हुआ है। इसमें प्रोविज़न को ऐड किया गया था, ठीक है ना। आज हम स्टार्ट करते हैं 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1975 का एक्ट है। इस प्रोविज़न को ऐड किया गया था, और पहला पॉइंट इसका था कि प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर की गई इमरजेंसी को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। प्रोमुलगेशन और ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट या गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट यह है कि प्रेसिडेंट डिफरेंट ग्राउंड पर साइमल्टेनियसली नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। उसी के साथ फॉलोइंग उसी इशू पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 को लाया गया था। फिर हम उसके बाद पढ़ते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में आया था। इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जा सकता है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जा सकता है, सॉरी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 का हैगा, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी चेंजेस देखने को मिले थे। इसमें प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता था, और सोशल, सेकुलर, इंटीग्रिटी जैसे 3 की ग्राउंड को इंट्रोड्यूस किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी इसी में ऐड किया गया बाय द क्रिएशन ऑफ न्यू पार्ट दैट इज़ 4th A अंडर द आर्टिकल 51A। प्रेसिडेंट को कैबिनेट की एडवाइस से बाध्य किया गया। जब इंदिरा गांधी पीएम थी तो उसी टाइम के पीरियड में पीएम या फिर कैबिनेट जो भी एडवाइस था वो प्रेसिडेंट के ऊपर मैंडेटरी किया गया कि पार्ट 14 का जो सब क्लॉज ए है को भी ऐड किया गया, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल और अदर मैटर को सेटअप करने की बात की गई। 1971 के सेंसेक्स के आधार पर लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट 2001 तक फिक्स कर दी गई थी, किसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। इसके अलावा भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जुडिशियल रिव्यू को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने
जुडिशियल रिव्यू की पावर और रेट्स ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कुछ केसेस के लिए लिमिट कर दिया गया। और अगला पॉइंट है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। उसके बाद कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी ऐड हुए, जैसे इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड। और दूसरा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड हुआ वो था वर्कर का मैनेजमेंट इंडस्ट्री में हिस्सा। और थर्ड जो पॉइंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट को भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में ऐड किया गया। और इसके साथ इसमें यह भी हुआ कि नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन अब इंडिया के किसी भी हिस्से में किया जा सकता है। प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे 6 महीने से 1 साल तक ऑल इंडिया ज्यूरिडिक्शन सर्विस भी बनाई गई थी इसमें। अब हम बात करते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं। इसे इसलिए इन्फोर्स किया गया था ताकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कुछ ऐसे एक्शन जिनका आउटकम प्रोडक्टिव नहीं था और इसे ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट माना जा रहा था। इसमें लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली को फिर से 5 साल कर दिया गया और ये भी प्रोविज़न ऐड किया गया कि प्रेसिडेंट अब कैबिनेट की एडवाइस पर रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। हाउएवर पहले वो कैबिनेट की एडवाइस मानने के लिए बाध्य थे। नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए इंटरनल डिस्टर्बेंस को एक कंडीशन माना गया और उसी फेस में अब आर्म रेविलियन फेस में चेंज कर दिया गया। जो अगला पॉइंट है राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाया गया और इसे एक लीगल राइट बनाया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 को नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर सस्टेन नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद हम बात करते हैं 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1985 का हैगा। 10th शेड्यूल को ऐड किया गया इसमें ताकि एंटी डिफेक्शन इशू को डील किया जा सके। फिर इसके बाद 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1989 में ऐड किया गया था। लीगल वोटिंग एज को यहाँ पर घटाकर 21 से घटाकर 18 तक कर दिया गया लोकसभा के लिए और लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट के लिए भी। फिर उसके बाद 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात की गई जो कि 1991 का एक्ट है। एक मिनट 69 ये रहा 69th। दिल्ली को स्पेशल स्टेटस मिला था यहाँ पर और नेशनल कैपिटल और टेरिटरी। फिर उसी से दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई गई थी। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं हम जो कि 1992 था। कोंकणी मणिपुर नेपाली लैंग्वेज को 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में हुआ था। ये रहा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पर पंचायत राज को इस्टेब्लिश किया गया था किसमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 को। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था इन्हें पार्ट 9 में जो कि ऐड किया गया था 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम बात करते हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जो कि 1992 का एक्ट है। अर्बन लोकल बॉडी यानी म्यूनसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था इसमें और इसे 12th शेड्यूल और पार्ट 9 ऑफ का सबक्लोज ए में कॉन्स्टिट्यूशन में इसे ऐड किया गया था। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं अब यहाँ पर। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 का अमेंडमेंट है। राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया जो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया जिसमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन ऐड किया गया था 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे के लिए। आर्टिकल 51A न्यू फंडामेंटल ड्यूटी पेरेंट्स या गार्जियन को एलिमेंट्री एजुकेशन देने के लिए बाध्य किया गया। उसके बाद 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 का अमेंडमेंट है। इसमें सर्विस टैक्स को प्रोविजन में ऐड किया गया था अंडर आर्टिकल 268A।
सर्विस टैक्स को यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाएगा और यूनियन स्टेट के साथ मिलकर उसे कलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को 8th शेड्यूल की लैंग्वेज में ऐड किया गया था। 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 95th इसमें मेंशन है, 93rd भी इसमें मेंशन है। ये 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2009 का अमेंडमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन को इंक्रीज करके 10 साल तक बढ़ा दिया था। इन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इनका जो रिजर्वेशन था वो 10% बढ़ा दिया गया था। एंग्लो इंडियन का जो रिप्रेजेंटेशन था उसे एक्सटेंड किया गया था 10 साल के लिए। ये 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में उन्हें 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, जो 2011 का अमेंडमेंट है। ये पार्ट 9 का सब क्लॉज बी जो कि ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। इसे कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के लिए प्रोविजन थे। इसे एक फंडामेंटल राइट भी बनाया गया था अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 43 का सब क्लॉज बी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंसर्ट किया गया ताकि स्टेट के माध्यम से कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को प्रमोट किया जा सके। ये कौन सा अमेंडमेंट था? ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2011 को हुआ था। अब हम बात करते हैं 101 अमेंडमेंट जो कि 2016 का था और 2016 में 101th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जीएसटी को इंक्लूड किया गया था। 102 अमेंडमेंट जो कि 2018 का था। इसमें नेशनल कमिटी फॉर द बैकवर्ड क्लासेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह इस्टेब्लिश किया गया था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2019 में आया था। इसमें ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया गया जॉब और एजुकेशन में। ये 103rd था इकोनॉमिकल वीक सेक्शन के लिए। उसके बाद 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2020 में हुआ था। इसमें एंग्लो इंडियन कमिटी के लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन सीट को हटा दिया गया था और इसी कारण शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्व सीट में उनका टेन्योर को 10 साल तक बढ़ा दिया गया है। ये 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2020 का अमेंडमेंट है। तो अमेंडमेंट सारे खत्म हो चुके हैं। थैंक यू।